बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं तो बोल IFRS 2 मछली चालू कर। शेयर बेस्ड पेमेंट जो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट जो है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है। ICMA के अंदर जो FACR पढ़ रहे हैं, FACR के अंदर आप लोग अगर सिलेबस भी ओपन करके देखोगे तो सिलेबस के अंदर ना उन्होंने सब जितने भी टॉपिक्स थे सबके IAS के रेफरेंस दिए हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 उन्होंने रेफरेंस दिया है, या इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी IAS 40 जो है वो उन्होंने रेफरेंस दिया है। बोरोइंग कॉस्ट IAS 23 रेफरेंस दिया है IAS का। लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका इन्होंने IFRS से रेफरेंस नहीं दिया। ये इतना ज्यादा डिटेल में आप लोगों के पास अभी ML2 के अंदर नहीं है। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाओगे और एडवांस फाइनेंशियल पढ़ोगे तो वहां पर आपको शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आपका जो ये शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक है वो इंतहाई सिलेक्टिव है। ठीक है। नॉर्मल इसमें से अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर इसमें से कुछ ना कुछ MCQs आ जाती है। और अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसमें से क्या क्या आ सकता है। जितना आ सकता है उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को। मतलब जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेंगे फॉर दी सेफ साइड। देखो बेटा, शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर यहाँ पर जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं, जैसे इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लो कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और मेरे पास टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं बहुत सारे। अब टीचर की टाइमिंग जो है वो, सपोज करो कि उन्होंने 2 घंटे जो है वो पढ़ाना है मेरे इंस्टीट्यूट में आकर, और उसकी उन्हें क्या मिलनी है, पेमेंट मिलनी है। अब अगर कोई और क्लास छोटी सी बन रही है, या बच्चों को कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा, जिन बच्चों को वो टीचर पढ़ा रहे हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि सर बच्चों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा ले और उनको पढ़ाना शुरू कर दें आप। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लेकिन उसकी पेमेंट आपको नहीं होगी। तो वहां पे क्या होगा, जो मेरे पास टीचर्स काम कर रहे होंगे वो डेफिनेटली उनके माइंड में ये बात आएगी कि यार हमें पेमेंट जो है वो 2 घंटे की मिलती है, और अब हमें स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी जो है वो देना पड़ रहा है। तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो गलत बात है। जो 2 घंटे उसी के अंदर हम पढ़ाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़वाना है हमसे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। तो वो अगर कुछ टीचर्स पढ़ा भी लेंगे तो वो मोटिवेशन नहीं होगी उन टीचर्स में पढ़ाने के लिए, जो कि पेमेंट मिलकर मोटिवेशन मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान की ये फितरत है, सबको घर चलाना होता है, तो पेमेंट चाहिए होगी लाजमी। तो यहाँ पर आकर क्या होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज जो होते हैं आपकी कंपनी के, एक्स्ट्रा काम नहीं करते, या फिर वो उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते जिस मोटिवेशन के साथ ऑनर वर्क कर रहा होता है। ऑनर वर्क क्यों कर रहा होता है, उसका रीजन ये होता है कि ऑनर को पता होता है कि यार मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना ही उस हिसाब से मुझे जो है वो शेयर मिलेगा। मैं ज्यादा टाइम दूंगा और ऑनर तो खुश हो जाएगा, ज्यादा टाइम देगा। अगर कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, अगर दुकान 10 बजे तक खोलनी है, कस्टमर आ गए तो वो 11 बजे तक भी खोलेगा, 12 बजे तक भी खोलेगा। लेकिन जो उसके पास स्टाफ काम कर रहा होगा वो परेशान होगा। तो स्टाफ की मोटिवेशन के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ एक एग्रीमेंट करती हैं, और उनकी मोटिवेशन के लिए उनको शेयर बेस्ड पेमेंट कर रही होती है। अब शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होती है, बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये भी एक किस्म का एम्प्लॉयज के साथ एक एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है कि आप हमारे साथ काम करें, 3 साल तक आप हम हमारे पास जो है वो काम करें। कोई कोई ना कोई एक कंडीशन लगा दी जाती है, या 4 साल तक हम आप हमारे पास काम करें, हमारे पास से छोड़ के मत जाइएगा, और 4 साल बाद हम आपको इतने शेयर्स दे देंगे, या उस शेयर्स के हिसाब से हम आपको कैश दे देंगे। या सप्लायर के साथ भी जो है वो आप ये एग्रीमेंट कर सकते हो कि आपको सप्लायर जो है वो सप्लाईज जो है वो सप्लाई करे, और आप उससे जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट के तहत कर लो। यानी कि आप उसको कहो कि आप हमसे शेयर्स ले लो, या आप हमसे शेयर्स की ही अमाउंट का कैश हमसे ले लो, या मतलब ये सारी चीजें हो रही होती हैं कंपनी के अंदर। ये बेसिकली मोटिवेशन के लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए, और अदर देन एम्प्लॉयज भी होता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्लायर के साथ भी हो सकता है।
या किसी भी वेंडर के साथ हो सकता है, जिससे आप कुछ एसेट परचेज कर रहे हो, बदले में कंसिडरेशन के अंदर आपने कोई ना कोई शेयर्स की कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पर आता है आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट। अब शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर होता क्या है, तीन तरह से सेटलमेंट होती है शेयर बेस्ड की। नंबर वन, आपके पास होता है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। सेकंड होता है कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। और थर्ड होता है आपके पास अदर देन या सेटलमेंट अल्टरनेटिव। अच्छा, जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है, अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो इक्विटी सेटल शेयर बेस से आ रहे होते हैं, कैश सेटल शेयर बेस से भी नहीं आ रहे होते, लेकिन हम कैश सेटल शेयर बेस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और सेटलमेंट अल्टरनेटिव से तो बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब ये नॉर्मली जो आपके पास है, जो क्वेश्चन बन रहा होता है पास पेपर भी अगर आप ओपन करके देखोगे तो वो इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट से आ रहे होते हैं। मतलब कि आपने एम्प्लॉयज के साथ एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में आपने कहा कि 3 साल तक का कोई भी कंडीशन लगा दी कि 4 साल तक या 5 साल तक आप हमारे पास काम करेंगे, और फिर 5 साल बाद हम आपको जो है वो इतने शेयर जो है वो रिवॉर्ड की सूरत में दे देंगे। तो वो कहलाता है आपके पास इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। यानी कि आपने एम्प्लॉयज से जो सेटलमेंट हो रही है उस रिवॉर्ड की एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट, वो किस पे हो रही है, इक्विटी पे हो रही है, यानी कि शेयर्स पे हो रही है। सेकंड आ जाता है हमारे पास कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है, उन्हीं शेयर्स की मालियत का आपको कैश दे दिया जाता है एम्प्लॉयज को। यानी कि अगर सपोज करें कि हमने एम्प्लॉयज से बात की कि हम आपको जो है वो शेयर्स देंगे, और उन शेयर्स की मालियत थी 1 लाख रुपीज। वो 1 लाख रुपीज के या तो हम शेयर्स दे दें, या फिर 1 लाख रुपीज डायरेक्टली हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दें इन द शेप ऑफ कैश। तो जब हम इन द शेप ऑफ कैश पे कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं कि कैश की सूरत में हम एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और सेटलमेंट अल्टरनेटिव में आपके पास आ जाता है अदर देन कैश और शेयर्स में आप कोई और चीज इन्वेंट्री वगैरह या एसेट वगैरह जो है वो दे रहे हो, तो बहरहाल वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दो आपके पास इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है और कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है। यानी कि एम्प्लॉयज को जो आपने एक एग्रीमेंट दिया है, जैसे आपने एम्प्लॉयज से बात की कि 3 साल उसको आपके पास काम करना होगा, 3 साल बाद आप उसको रिवॉर्ड की सूरत में जो है वो 100 शेयर दे दो अपनी कंपनी के। तो अगर आपका एम्प्लॉय उस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, ये 3 साल काम करना है, दैट इज योर कंडीशन। ये आपकी क्या है, कंडीशन है कि भाई आपने 3 साल काम करना है और 3 साल बाद आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे। तो अगर तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर कंपनी लायबल हो जाती है कि उससे वो शेयर बेस्ड पेमेंट की सेटलमेंट करे। अब वो सेटलमेंट इक्विटी बेस्ड भी हो सकता है, कैश बेस्ड भी हो सकता है। ये एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपको बताया जा रहा होता है कि सेटलमेंट किस तरह से होगी, ये सेटलमेंट इक्विटी बेस्ड होगी या सेटलमेंट कैश बेस्ड होगी। और कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है कि 3 साल तक काम करोगे तो फिर आपके साथ सेटलमेंट होगी, या 4 साल तक काम करोगे तो फिर आपके साथ क्या होगी, सेटलमेंट होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कैश शेयर बेस्ड पेमेंट बेसिकली क्या है, हम इंप्लॉयज को या अदर देन इंप्लॉयज को क्या दे रहे होते हैं, रिवॉर्ड दे रहे होते हैं कि वो आपके साथ जो आप उनसे काम चाह रहे होते हो
जैसे एम्प्लॉय से सर्विसेज चाह रहे होते हो, सप्लायर से जो है वो आप इन्वेंट्री या एसेट वगैरह चाह रहे होते हो, वो आपको सप्लाई करते हो और आप उनको फैसिलिटेट करते हो ताकि वो आपके पास से छोड़ कर ना जाए। तो वो जो सेटलमेंट होती है वो बेसिकली शेयर बेस्ड सेटलमेंट होती है। अब वो शेयर बेस्ड सेटलमेंट जो है वो कैश की सूरत में भी हो सकती है और शेयर्स की सूरत में भी हो सकती है। अच्छा, अच्छा सर, अब ट्रीटमेंट दोनों के अलग अलग है। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट जो नॉर्मली आपके पास पेपर में आ रहा होता है और लाजमी ही आ रहा होता है, एमसीक्यूज के अंदर आ जाएगा या क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। सर इसकी वर्किंग क्या होती है, इसको हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, अब उसकी वर्किंग के ऊपर हम बात करते हैं। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है कि जब आप एम्प्लॉय से एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, वेस्टिंग डेट उसे कहा जाता है कि जिस डेट पे एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आज जो है वो जनवरी 1 2001 है। हमने ये एम्प्लॉयज को कहा कि आप हमारे साथ 4 साल काम करेंगे, यानी कि 2001, 2002, 2003 और 2004, December 31, 2004 तक आपने हमारे पास क्या करना है, काम करना है। और 4 साल बाद जो है वो अगर आप हमारे पास रहे तो हम आपको इतने शेयर्स दे देंगे। तो जनवरी 1 2001 पर ये जो डेट है जिस टाइम पर एग्रीमेंट हो रहा है, इसको आप कहते हो वेस्टिंग डेट। ठीक है, जिस टाइम पर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ वो एग्रीमेंट करते हो तो उसको आप कहते हो वेस्टिंग डेट। और ये जो टाइम पीरियड है पूरा जनवरी 1 से लेकर December 31 2004 तक का, ये जो पूरा का पूरा टाइम टेबल है, टाइम पीरियड है, इसको आप कहते हो वेस्टिंग पीरियड। जो कंडीशन के अंदर आपको टाइम पीरियड बताया जाता है, वो टाइम पीरियड आपके पास कहलाता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग डेट क्या होगी, जिस टाइम पर आपने एग्रीमेंट किया, वो आपकी कहलाती है वेस्टिंग डेट। और वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, जब आप उसको सेटल कर रहे होते हो या जो आपने कंडीशन लगाई होती है जितने साल की, जितने अरसे की, वो जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है आपके पास वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर होता क्या है, होता यह है कि सर जब हम एग्रीमेंट करते हैं, मतलब कि वेस्टिंग डेट पर हम अपने शेयर की एक वैल्यू जो है वो देखते हैं, फेयर वैल्यू लगवाते हैं या उसकी शेयर की वैल्यू देखी जाती है कि उस टाइम पर हमारी शेयर की वैल्यू क्या है। वो जो आपके शेयर की वैल्यू होती है वो फिर उस टाइम के लिए फिक्स कर दी जाती है। जैसे लेट सपोज आज जो है मेरे शेयर की, मेरे कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है वो 12 रुपए है और आज ही क्या है, वेस्टिंग डेट है। तो मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ जब मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं तो मैं उनको कह रहा हूं कि भाई मैं आपको 4 साल बाद 500 शेयर्स दूंगा हर एम्प्लॉय को। और एक शेयर की कीमत में देखूंगा कि मेरे आज की कीमत क्या है, मेरे शेयर की मैं देखूंगा कि मेरे आज के शेयर की कीमत कितनी है, 12 रुपए। तो मैं 12 रुपए के हिसाब से अपने शेयर की वैल्यू को बुक कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पर आपके शेयर की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब वेस्टिंग पीरियड के अंदर मेरे शेयर की वैल्यू कुछ भी हो, वो 12 रुपए से 20 रुपए पे जाए या वो 12 रुपए से 8 रुपए पे आ जाए, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है, ना ही मेरे एम्प्लॉयज का कोई लिंक है।
जो टाइम पीरियड, जिस टाइम पे मैंने एग्रीमेंट किया उस टाइम पीरियड पर, उस डेट पर एक शेयर की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, जिससे आप अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हो एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, वो फिक्स हो जाती है। ये नहीं कि अब आपका एम्प्लॉय आपको ये कहता है कि 4 साल बाद आप जब उसको शेयर देने जा रहे होते हो तो वो कहता है नहीं, हमारे शेयर की वैल्यू जो है वो आपके शेयर की वैल्यू तो 20 रुपए चल रही है। आप बोलते हो वेस्टिंग डेट पर क्या थी, क्या एग्रीमेंट में क्या हुआ था, क्या डेट फिक्स हुआ था, वो कहता है 12 रुपए, तो आप उसको शेयर जो है वो 12 रुपए के ही हिसाब से देते हो, जो वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। ये होती है आपके पास इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब क्योंकि आपने यहां पर अपने एम्प्लॉयज के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है और 4 साल बाद आपको अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट तो करनी ही करनी है, तो फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी इस पेमेंट से रिलेटेड हर साल अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है। पेमेंट भले आपको 4 साल बाद करनी है, लेकिन हर साल कंपनी क्या करती है, क्योंकि देखो 4 साल बाद जब आप पेमेंट करने जाओगे और उस टाइम जब आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हिट होगा। एकदम से एक नया एक्सपेंस जो है वो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो होगा, अगर 4 साल बाद आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो। और उससे आपके शेयर होल्डर भी नाराज होंगे कि भाई आपने इतना बड़ा एक्सपेंस जो है वो अगर हो रहा था तो आपको पूरे इन 4 सालों में उसको डिवाइड करना चाहिए था, जैसे हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन को करते हैं। डेप्रिसिएशन भी हम हर साल बुक करते हैं ना, एसेट की वैल्यू जितनी जितनी कम होती जाती है हम क्या करते हैं, बुक करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल हमें इतना बड़ा एक्सपेंस जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं दिखाना हो। तो सेम यही चीज यहां पर अप्लाई होती है शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, कि जब आप सेटलमेंट करते हो तो उससे पहले वेस्टिंग डेट से लेकर के वेस्टिंग पीरियड तक जितना भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी आप उनको अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे इन द शेप ऑफ शेयर या इन द शेप ऑफ कैश, तो उसका एक्सपेंस उस पूरे वेस्टिंग पीरियड में आपको दिखाना हो। तो इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर आप एंट्री क्या बनाते हो, हर साल एंट्री बनाते हो, और एंट्री बनती है कि आप एक्सपेंस को डेबिट कर देते हो और रिजर्व को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, एक रिजर्व निकाल लेते हो, ठीक है, और एक्सपेंस आपका डेबिट होता जाता है और रिजर्व आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और जब आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है और जब पेमेंट की बारी आती है, तो फिर आप उस रिजर्व को डेबिट करके शेयर्स इश्यू कर देते हो, यानी कि शेयर कैपिटल जो है वो क्या कर देते हो, क्रेडिट। दोबारा पेमेंट की आपसे वो चीजें नहीं पूछता, बस ये वेस्टिंग पीरियड को आपने रिकॉर्ड करना होता है कि एक्सपेंस को आपने किस तरीके से दिखाना है। तो एक्सपेंस को हम इस तरीके से दिखाएंगे कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और रिजर्व को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये हमारा एक्सपेंस जो है वो कहाँ जाकर हिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और ये रिजर्व हमारा कहाँ पर जाकर हिट होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ, ये तो हमारी क्या होगी, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के सर हम वैल्यू को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं वेस्टिंग डेट पर, और हर साल हम अपना क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब आ जाओ, या हर पीरियड पर हम अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दें कि मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आप लोग अपने पास याद कर लेना कि एक्सपेंस ओवर वेस्टिंग पीरियड बेस्ड द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट
एक्सपेंस ओवर वेस्टिंग पीरियड based on the fair value of the equity instrument granted value will be fixed on grant date ग्रांट डेट का या वेस्टिंग डेट का बात एक ही है। देखो एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा ओवर अ वेस्टिंग पीरियड, यानी कि पूरे वेस्टिंग पीरियड के अंदर जो भी आपका 4 साल का 3 साल का 5 साल का जो भी आपका वेस्टिंग पीरियड है उसमें हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू। और वो एक्सपेंस किस पर बेस कर रहा होगा, वो हमारी फेयर वैल्यू पर, जो हमारे शेयर की या हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जो फेयर वैल्यू होगी उस पर डिपेंड कर रहा होगा, और विल बी फिक्स्ड ऑन अ ग्रांट डेट, और वो वैल्यू जो है हमारे ग्रांट डेट के अंदर फिक्स कर दी जाएगी। अब आ जाओ कैश बेस्ड सेटलमेंट में क्या होता है। ये हमारा क्या था, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अब हमारी बारी आ रही है कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा सर, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि देख के पता लग रहा है कि अब हम यहाँ पर अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से सेटलमेंट नहीं कर रहे बल्कि हम कैश से सेटलमेंट कर रहे हैं। हम अपने एम्प्लॉय को क्या देंगे, कैश देंगे। तो बेटा अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जैसे कि पहले हमने देखा कि शेयर की वैल्यू फिक्स कर दी जाएगी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वैल्यू को फिक्स नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आप क्या करोगे, हर साल या हर टाइम पीरियड पर आपके जो शेयर की वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से आप एक्सपेंस की बुकिंग करो। मतलब कि अगर लेट सपोज पहले साल आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो आपने 10 के हिसाब से बुकिंग कर ली है, तो अगर नेक्स्ट ईयर या एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड अब आपके शेयर की वैल्यू 15 रुपए हो चुकी है, तो अब आप एक्सपेंस की बुकिंग 15 रुपए के हिसाब से करोगे, ना कि 10 रुपए के हिसाब से करोगे। जो रिमेनिंग अमाउंट आपका रह गया होगा उसको भी आप पूरा एक्सपेंस आउट करोगे, पूरा एक्सपेंस आउट यानी कि एक्सपेंस आप पूरा का पूरा उसका बुक करोगे। तो मतलब यहाँ पर आपके जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं की जाती, बल्कि वो फेयर वैल्यू देखी जा रही होती है कि उस टाइम आपकी फेयर वैल्यू क्या है शेयर की, और फिर उसके हिसाब से क्या हो रही होती है, सेटलमेंट हो रही होती है। और दूसरी बात ये है, जैसे वहां पे हमने पढ़ा कि वैल्यू क्या है, फिक्स है, यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर आप एक्सपेंस आउट तो करते हो, लेकिन आप क्रेडिट में लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि यहां पर आपकी जो पेमेंट होती है वो शेयर्स पे नहीं होती है। शेयर्स पे होती है तो फिर आप उसमें रिजर्व को क्रेडिट कर रहे होते हो, एक इक्विटी क्रेडिट करते हो सेक्शन, क्योंकि आपने वहां पर जो पेमेंट आउट हो रही होती है आपकी वो शेयर्स की सूरत में हो रही होती है, इक्विटी सेक्शन आपका डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर जो आपकी पेमेंट होगी वो शेयर्स की सूरत में नहीं होगी, तो फिर आप यहाँ पर क्या क्रेडिट कर रहे हो, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हो। तो एंट्री आप यहाँ पर ये बनाते हो एक्सपेंस डेबिट, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम इसका तो और ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। दोनों
तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज की क्लास में करवा दूँ। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पर आप द लायबिलिटी इज मेजर्ड रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट पे आप अपनी लायबिलिटी जो है वो मेजर करोगे, जो शेयर की वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से आपने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। यहाँ तक क्लियर? बस दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है, वहां पर शेयर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और यहाँ पर शेयर की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। वहां पर आप रिजर्व रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर आप अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ चले हम। जी बेटा, दोनों के ही क्वेश्चन में करवाऊंगा, कंपैरिजन में चलेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दोनों के क्वेश्चंस कर लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी तो बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब इनके क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं और उनको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। Kushak Limited has granted 50 shares application right to each of its 100 employees, sorry 1000 employees, उसके 1000 employees हैं। अच्छा, अब वो कंपनी वादा कर रही है कि भाई उसको वो 50 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स देगा, यानी कि 50 शेयर देगा ऑन 1 Jan 2013। और ये बात कब की है? 1 Jan 2013 की। The right are due to vest on 31 December 2016। यानी कि जो आपका वेस्टिंग पीरियड है वो है 1 जनवरी 2013 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक का। ये आपका पूरा पूरा क्या है? वेस्टिंग पीरियड। विद पेमेंट बीइंग मेड ऑन 31 दिसंबर 2017। अच्छा, पेमेंट जो है वो हम करेंगे दिसंबर 2017 में। ठीक है जी। Assume that 75% of the award best share price were। अब आपको शेयर प्राइस जो है वो बताई जा रही है। अब यहाँ पर इन्होंने 75% जो है वो आपको एक परसेंटेज भी दे दी है। अब ये 75% क्या है? 75% ये है बेसिकली, आपने अपने एम्प्लॉयज 1000 एम्प्लॉयज थे, उनको आपने जो है वो ये ऑफर दे दी। ठीक है। अब उसमें से जो ये अचीव करेंगे वो 75% लोग अचीव करेंगे। कोई ना कोई कंडीशन होगी, कंडीशन इन्होंने नहीं बताई आपको, लेकिन जो अचीव करेंगे लोग वो 75% जो है वो लोग अचीव करेंगे। बाकी जो है वो कंडीशन में भी फुलफिल ना कर पाए हो या वो छोड़कर चले गए हो, तो उसके हिसाब से जो है वो पेमेंट होगी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शेयर की प्राइस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर ये थी, जैसे कि दिसंबर 2013 के अंदर 22 रुपए थी, फिर दिसंबर 31 2013 में आपकी शेयर की प्राइस 27 हो गई, फिर दिसंबर 31 2016 के अंदर आपके शेयर की प्राइस 31 हो गई, फिर कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है। शेयर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? फ्लैक्चुएट हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो, शेयर की वैल्यू फिक्स नहीं की है, तो आप इसको कैश सेटल से करोगे या शेयर बेस से करोगे? पहले तो मुझे ये बताओ।
हर टाइम पीरियड के हिसाब से वो आपको एक शेयर की वैल्यू दे रहा है। 22 हो रही है, 27 हो रही है, 31 हो रही है, फिर उसके बाद 28 हो रही है। अब यहाँ पर आप जो पेमेंट करोगे वो कैसे करोगे, शेयर्स पे करोगे या कैश पे करोगे? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, पेमेंट किस पे होगी, कैश पे होगी या शेयर्स पे होगी? कैश पर होगी, अली भाई बता रहे। अच्छा, किसी ने कहा है कि सर शेयर पे होगी। एक कोई और रिप्लाई आ जाए, कैश पे होगी कि शेयर पे होगी? कैश पे होगी भाई। क्यों कैश पे होगी? क्योंकि आपको यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी हुई। यहाँ पर आपके शेयर की वैल्यू है बार बार क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो यहाँ पर जो आप पेमेंट करोगे वो ऑन दी कैश बेसिस करोगे, ठीक है, शेयर बेसिस नहीं करोगे। शेयर की वैल्यू देखोगे, लेकिन पेमेंट जो होगी वो कैसे होगी, कैश पे होगी। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी ये देख लेते हैं। एक मिनट। देखो, अब इसकी वर्किंग आप किस तरीके से करोगे ये देख लो। सबसे पहले देखो, आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं? 1000 एम्प्लॉयज हैं। आप उनको 50 शेयर्स के हिसाब से क्या करोगे, फैसिलिटेट करोगे। और ये स्टार्ट कब हुआ है, जनवरी 1 2013 में। और जनवरी 1 2013 में आपके जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 22। अब यहाँ पर आप एक वर्किंग ये करोगे। अच्छा, उसमें ये है कि अभी कितना कर रहे हैं, एज्यूम दैट 75% ऑफ दी अवार्ड्स बेस्ट, ठीक है। अब 75% जो है वो अवार्ड मिलेंगे, मतलब कि अब यहाँ पर देखो, आप ये करोगे कि 1000 आपके एम्प्लॉयज हैं, लेकिन 1000 के 1000 जो है वो उनको 50 शेयर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उसमें से 75% को मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? सर 50 शेयर्स मिलेंगे। और उन शेयर की वैल्यू कितनी है? सर 22 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने कितने से, 22 से। ये बात हो रही है कब, जनवरी 1 2013 में, ठीक है। तो अब इसकी आप वर्किंग करोगे, अमाउंट कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करके बताओ। 8,25,000 आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और जनवरी 1 को जब आपकी ये जो वेस्टिंग डेट है, इस पे आप एंट्री बनाओगे, एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि कैश बेस्ड पेमेंट है तो आप अपनी लायबिलिटी को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। और इसी अमाउंट से 8,25,000 और 8,25,000। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हुई कि मैंने क्या किया है यहाँ पर? कि जनवरी 1 को हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। हमने कहा कि 1000 एम्प्लॉयज है, लेकिन हमें लग रहा है कि 75% रहेंगे, 75% को मिलेंगे। कितने शेयर्स मिलेंगे? सिर्फ 50 शेयर्स मिलेंगे। और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी। तो आपने एंट्री बना दी। अब जब आप पहुंचे December 31 2013 में, अब आपकी शेयर की वैल्यू 22 से कितनी हो चुकी है, 27 हो चुकी है। लेकिन आपने अभी जो रिकॉर्डिंग कर रखी है वो कितने से कर रखी है, 22 रुपए से कर रखी है। अब यहां पर आपके जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, 27 हो चुकी है।
ऐसे देखिए बेटा, अब जो है दिसंबर 31 2013 में आपके जो शेयर की वैल्यू है ना वो चेंज हो चुकी है। अब आपके शेयर की वैल्यू 22 रुपए नहीं रही, बल्कि आपकी शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 27 रुपए हो गई। अब आप क्या करोगे, जितनी लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड नहीं की या जितना एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जो रह गया रिकॉर्ड होने से, उसको आप दोबारा से क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जैसे देखो हमने 22 रुपए तो रिकॉर्ड कर लिए जनवरी 1 2013 में, तो अब शेयर की वैल्यू हो गई है कितनी, 27। तो अब हम क्या करेंगे, बीच का जो डिफरेंस होगा ना, बस जस्ट उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 75%, मल्टीप्लाई बाय 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 27 और 22 का क्या होगा डिफरेंस। उससे हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा, मेरे ख्याल में जो डिफरेंस आएगा वो 5 रुपए आएगा। उस 5 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपके पास एक और अमाउंट आ जाएगी और वो अमाउंट होगी आपकी 187,500, 187,500। और फिर आप एंट्री बना दोगे एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। और वो अमाउंट कितना आ जाएगा, 187,500, 187,500। सब बच्चों को बात क्लियर हो रही है कि जो डिफरेंस होगा, अब जो भी वैल्यू में चेंज आएगा हम उससे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी हो गई है कितनी, 31। अब वो 27 से कितनी हो चुकी है, 31 हो चुकी है। कब, 31 दिसंबर 2016 में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिसंबर 31 2016, और एंट्री अमाउंट आएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 75%, मल्टीप्लाई बाय 50%, 50 एंड मल्टीप्लाई बाय, अब जो वैल्यू है वो 31 हो चुकी है 27 से, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो ले लेंगे। अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, और 1,50,000 से आप ये एंट्री बनाओगे, एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे और लायबिलिटी को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, 1,50,000। अच्छा सर, फिर उसके बाद जो हमारी पेमेंट डेट है वो है दिसंबर 31 2017, और दिसंबर 31 2017 में हमारी वैल्यू कुछ और है। अब वो वैल्यू कितनी हो चुकी है, वो 28 हो चुकी है। अब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मसला यहाँ पर सर ये आ गया कि अब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले तो वैल्यू ज्यादा हो रही थी, जितनी ज्यादा हो रही थी उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते जा रहे थे, एक्सपेंस डेबिट कर रहे थे, पेएबल को क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, अब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब वैल्यू कम होगी तब क्या होगा, अब पहले तो ये देखो, जैसे जितनी वैल्यू बढ़ती थी उस हिसाब से अमाउंट हम निकालते थे। अब पहले हम अमाउंट निकालेंगे कि कितनी वैल्यू कम हो रही है। दिसंबर 31 2017, 1000 मल्टीप्लाई बाय 75%, मल्टीप्लाई बाय 50 एंड मल्टीप्लाई बाय, अब हमारी वैल्यू 31 से कितनी हो चुकी है, 28 हो चुकी है। अब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सर अब हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,12,500 से हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब वैल्यू कम होगी तो फिर हम एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं करेंगे, इसका मतलब तो हम और बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। सबको क्लियर हो गई बात ये वाली कि क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। इसमें से किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लो, तो जल्दी जल्दी पूछो, क्योंकि बस इसी क्लास के अंदर हमने इसको खत्म करना है। अब हम शेयर बेस पे जाएंगे, ये हमने कैश बेस किया है। तो कैश बेस का सवाल आता नहीं है, आता है तो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैश बेस का सवाल जो है वो किस तरीके से आता है।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो जल्दी से मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलें। जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करो, कोई सवाल हो किसी का, क्लियर है? ठीक है जी। अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास कि शेयर बेस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बी पार्ट पर आओ, ए पार्ट को छोड़ दो, थ्योरेटिकल है। अब बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, ये देखिएगा। A client of Hope, your firm, a listed company with a 31st December year end, contact you for advice on a proposed share option scheme for its employees। ठीक है। अब एक एम्प्लॉयर है और उसने आपसे कांटेक्ट किया है कि वो जो है वो अपने शेयर स्कीम जो है वो निकालना चाहता है अपनी एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है। और उसका जो ईयर एंड होता है वो कब होता है, December 31 और 1 जन टू ईयर 5। ठीक है, ईयर 5 यानी कि सपोज कर लो 2005 है। 1 जन 2005 के अंदर द क्लाइंट ग्रांटेड 100 ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉयज। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को 500 एम्प्लॉयज है उनको 100 ऑप्शंस देंगे। ठीक है। द ग्रांट इज कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द क्लाइंट ओवर अ नेक्स्ट 3 years। अब कंडीशन क्या है कि भाई अगले 3 साल तक काम करोगे तो हम आपको 100 ऑप्शंस देंगे। और कितने एम्प्लॉयज हमारे, 500 एम्प्लॉयज हैं। At the grant date, it is estimated that the fair value of each option is ₹15। अब आपके जो शेयर की वैल्यू है, फेयर वैल्यू है वो कितनी, 15। अब देखो ये प्राइस क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क है, वो क्या फर्क है सर, वो ये फर्क है कि प्राइस क्या हो रही है, फिक्स हो गई। तो यहाँ पर आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट होगी। अब आप लायबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे बल्कि रिजर्व क्रिएट करोगे। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कैलकुलेट द एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ईयर ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। पूरे वेस्टिंग पीरियड का आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अजम्पशन नंबर 1 है कि assuming that the client's expectation throughout the vesting period are till all options will vest and alternatively। मतलब कि उन्होंने आपको ये बताया कि ये जो आपने उनको एक पॉलिसी बताई है, इसको सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब कि 500 एम्प्लॉयज हैं, 500 के 500 ही आपके पास रहेंगे पूरे वेस्टिंग पीरियड में, यानी कि पूरे 3 साल के अंदर कोई भी आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। अब आपको इसकी एंट्री बनानी है, कैसे बनाओगे जरा देखो। अजम्पशन नंबर 1 कर रहे हैं, फिर उसके बाद अजम्पशन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसकी अजम्पशन हमारे पास 1 है। 2 का बी पार्ट है और अजम्पशन नंबर 1 है। 500 एम्प्लॉयज है। ठीक है। और उनको हम कितने ऑप्शन दे रहे हैं, 100। और एक ऑप्शन की प्राइस कितनी है, 15। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक अमाउंट निकल कर आएगा जो कि कितना होगा, 7,50,000। मतलब कि इस अमाउंट के शेयर्स हमें देने होंगे, लेकिन कब देने, 3 साल बाद देने। तो इस पूरे एक्सपेंस को 7,50,000 को मैं 3 साल में डिवाइड करूंगा, यानी कि 7,50,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। और हर साल में अपना एक्सपेंस एक बुक करूंगा, और एक्सपेंस होगा हमारे पास कितने से, 2,50,000। तो हर साल यानी कि ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, 3 साल उसने गए थे आपको। ईयर 5 से उनका स्टार्ट हो रहा था। आप एंट्री बनाएंगे
एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट। किस अमाउंट से 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000। हर साल अपने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, पहले पूरा ओवरऑल एक्सपेंस निकाल लिया कि टोटल एक्सपेंस कितना बन रहा है, 7,50,000। फिर आपने उसको कन्वर्ट किया एक साल के अंदर डिवाइड करके 3 से, क्योंकि आपका जो वेस्टिंग पीरियड था वो 3 साल का था, डिवाइड कर दिया, 2,50,000 आपके पास, और उससे आपने हर साल इंक्रीमेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल हो? जल्दी से मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अजम्पशन नंबर 2 की तरफ। अजम्पशन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि assuming that the client best estimate of the proportion of option that will vest are as follows: estimate year 5 85%, estimate year 6 88%, और estimate year 7 है 44,300। मतलब आपको वो बता रहे हैं कि पहले साल हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले 3 साल तक 85% लोगों को हमें शेयर्स देने पड़ेंगे। जो भी हमारा अमाउंट या रिवॉर्ड होगा, पहले तो ये था ना कि सबने अवेल किया है, अब यहाँ वो कह रहे नहीं, सारे के सारे अवेल नहीं कर रहे, बल्कि 85% लोग हैं जो कि अवेल कर रहे हैं। ये एस्टिमेट किया हमने पहले साल में, ईयर 5 में। तो ईयर 6 जब हम दूसरे साल में गए, तो अब हमारी एस्टिमेशन ये है, जब हमने अपने एचआर से बात की कि भाई बताओ कि कितने एम्प्लॉइज हैं, तो कह रहा है कि 88% अवेल करेंगे, बाकी जो है वो मेरे ख्याल में छोड़कर चले जाएंगे, 12% लोग चले जाएंगे, तो उनको आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी। बोला चलो ठीक है। और जब हम ईयर 7 में आए, तो ईयर 7 में हमें ये पता लग रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो हमारा वेस्टिंग पीरियड का लास्ट ईयर है, और दिसंबर 31 में हम ईयर एंड पे खड़े हुए, तो हम देखेंगे भाई कितने लोगों को हमें देना पड़ रहा है। अब हमारे पास सामने ये आ रहा है कि 44,300 शेयर हमें इशू करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये जरा देखें। अजम्पशन नंबर 2, इस तरीके के सवाल जो है वो पेपर में आ रहे हो। अजम्पशन 2 है, और इसमें आप कह रहे हो कि भाई ईयर 1 आपके पास 500 एम्प्लॉयज, 100 ऑप्शंस आपने देने हैं, लेकिन वो 100 के 100 सबको तो नहीं मिलेंगे ना, 85% आप सोच रहे हो, तो 0.85 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय आपकी शेयर की प्राइस तो फिक्स है, वो कितनी है 15 है, वो तो हमने पहले से ही फिक्स कर दी। तो मल्टीप्लाई, अच्छा अब ये हम करते हैं 85% 15 साल के लिए, तो ये हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा, पूरे 3 साल का डेटा आ जाएगा। ईयर 1 पे अभी हम बात करें, हमें सिर्फ ईयर 1 का चाहिए, कि ईयर 2 में आकर दोबारा चेंज हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो। ये फैक्टर हमेशा लगेगा जब आपके एम्प्लॉयज की परसेंटेज जो है वो, या बेस्ट जो आपका वो चेंज हो रहा हो, तो आपने उस साल के लिए निकालना है, तो 1/3 कर देंगे, तो आपके पास एक साल का आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपका जो एक्सपेंस है वो है 2,12,500। इससे आप एंट्री बनाएंगे एक्सपेंस डेबिट, और आप रिजर्व को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी ईयर 1 यानी कि ईयर 5। फिर आप जब ईयर 6 पर आए, ईयर 6 में आपने देखा कि 500 एम्प्लॉयज हैं,
हम एस्टिमेट ये कर रहे थे 85% है, लेकिन अब जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो 88% है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.88 कर लेंगे। अब 88% है ओवर 15। अब दूसरा साल है तो मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दो। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 4,40,000। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना होगा आप लोगों को। पहले देखो, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 से किया है। तो मेरे पास जो डेटा आया वो 1 साल का आया। अब जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं, 2 से। तो अब जो मेरे पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो 2 ईयर्स का आ रहा है। 1 साल तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं पहले साल। तो मैं क्या करूंगा, जो पिछली मैंने रिकॉर्ड, ये है हमारे पास 4,40,000 2 साल का डेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से पिछले साल वाला माइनस कर दूंगा। फिर जो अमाउंट होगा वो हमारा इस साल का एक्सपेंस निकल कर आएगा। वो कितना होगा, 2,27,500। इससे अब हम एंट्री बनाएंगे, एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। देखो तीसरे साल में क्या हो रहा है, 2007 के अंदर आपके पास 44,300 आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ईयर 7, अब उसने निकाल के दे दिया 44,300। एक ऑप्शन की प्राइस जो है वो कितनी है, 15 है। अब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय, जब 3rd ईयर है तो 3/3 हो जाएगा। अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो अमाउंट आ रहा है, वो आ रहा है 6,64,500 का। ये कितना है, ये 3 साल का है। मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूँ तो 1 साल का, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो 2 साल का। तो पिछला साल में माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करंट ईयर चाहिए। अब ये 3 साल का है तो मुझे पिछले 2 साल क्या करने होंगे, माइनस। पिछले 2 साल का अमाउंट कितना है, 4,40,000। तो मैं माइनस कर दूंगा 4,40,000। इस साल का जो एक्सपेंस आ जाएगा 2,24,500। और इससे आप क्या करोगे, एंट्री बनाओगे, एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। इससे एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। इससे एंट्री बनाओगे एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। और फिर आप इससे एंट्री बनाओगे एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। 1/3 कैसे आया, देखो बेटा, जो आपका वेस्टिंग पीरियड था वो 3 साल का था, तो डिवाइडेड बाय 3 इसलिए कर रहा हूँ। पहले साल का निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूँ, दूसरे साल का निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, तीसरे साल का निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहा हूँ, 3 कर। अगर लेट सपोज वेस्टिंग पीरियड हमारा 4 साल का होता तो डिवाइडेड बाय क्या होता, 4 होता। पहले साल का मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरे साल का मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरे साल का मल्टीप्लाई बाय 3 और चौथे साल का मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 4 होगा। ये फैक्टर आपको वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से निकालना। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? किसी का कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो वो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। इक्विटी सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, कैश बेस के कम आते हैं, कैश बेस वाला ऊपर मैंने करवा दिया, इक्विटी सेक्शन वाले क्वेश्चन जो है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन बेटा पेपर में आ रहे होते हैं। तो स्वैग लिमिटेड ग्रांटेड शेयर ऑप्शन टू 300 एम्प्लॉइज ऑन 1 अक्टूबर 2014। ठीक है, ये आपकी ग्रांट डेट है। ईच एम्प्लॉयर विल रिसीव 1,000 शेयर ऑप्शन, एक हर एम्प्लॉय को 1,000 जो है वो शेयर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। प्रोवाइडेड
दे कंटिन्यू टू वर्क फॉर कंपनी फॉर द फॉलोइंग 3 years। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड है वो 3 साल का। द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द ग्रांट डेट वाज 11। अब आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी है, 11 है। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, 2015 में 10 एम्प्लॉयज, जो पहला साल होगा, देखो अब यहाँ पर हो ये रहा है, आपका पहला साल है 2015, क्योंकि 2014 में आपने स्टार्ट किया। 2014 में आपने कब स्टार्ट किया है, अक्टूबर की फर्स्ट, पहला साल होगा आपका 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितंबर 2015। तो पहले साल में वो कह रहे हैं कि 10 एम्प्लॉयज जो है वो छोड़कर चले गए, लेफ्ट, एंड अदर 30 वर एक्सपेक्टेड, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 30 और भी छोड़कर चले जाएंगे। 10 एम्प्लॉयज हमें वैसे छोड़कर चले गए और 30 एम्प्लॉयज और एक्सपेक्टेड है कि छोड़ के चले जाएंगे पहले साल में। 10 तो एक्सपेक्टेड है ही है कि वो छोड़ के चले गए हैं, और बाकी 30 और एक्सपेक्टेड है कि वो और भी छोड़कर जाएंगे। ये आपका क्या है, फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर की अगर वो बात करें, सेकेंड ईयर में कह रहे हैं कि फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 2016, अब सेकेंड ईयर की बात हो, 30 सितंबर 2016। यहां पर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि 20 एम्प्लॉयज लेफ्ट, 20 एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए हैं, एंड अदर 15 आर एक्सपेक्टेड टू लीव, और 15 एक्सपेक्टेड हैं कि वो छोड़कर चले जाए। मतलब 20 एम्प्लॉयज और एक्सपेक्टेड, वो तो छोड़कर चले गए, ये तो कंफर्म है, और बाकी 15 और भी एक्सपेक्टेड है कि वो छोड़कर चले जाए। अब 2016 तक का उसने काम कहा है, 2017 का काम नहीं कहा, जो थर्ड ईयर है, तो हम काम नहीं करेंगे। इसको किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको सॉल्व कर। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा पूरा समझो चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो, अगर हम बात करें ईयर 1, ईयर 1 हमारा 2015 है, ईयर 2 हमारा क्या है, 2016। ठीक है, 2017 की इंफॉर्मेशन है नहीं तो वो नहीं करेंगे। पहले ये देखेंगे कि भाई कितने एम्प्लॉयज हैं, टोटल एम्प्लॉयज है 300। अब 300 के 300 सारे तो नहीं रहे ना, 2015 में हमारे पास 10 एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए, माइनस कर दो टाइम, और 30 और भी एक्सपेक्टेड है कि वो छोड़कर चले जाएंगे, तो माइनस कर दो 30। जितने एक्सपेक्टेड है और जितने कंफर्म है उनको माइनस कर दो। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, माइनस कर दो। और जितने कंफर्म छोड़ के चले गए वो भी क्या कर दो, माइनस कर दो। और फिर मल्टीप्लाई करो, कितने ऑप्शंस दे रहे हो सर, 1000 ऑप्शन दे रहे हैं, और आपके शेयर की वैल्यू कितनी है, 11 है। फिर टाइम का फैक्टर आएगा, पहला साल है, मल्टीप्लाई बाय 1, कितने साल का टाइम पीरियड है, डिवाइड बाय 3 कर। तो सर हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 9,53,333। अब आओगे 2016 में, 300 एम्प्लॉयज है, 10 तो ऑलरेडी जा चुके हैं पिछले साल ही, कंफर्म है, तो वो तो कंफर्म है, वो तो माइनस करो। 30 का कंफर्म नहीं था, अब वो माइनस नहीं होगा, वो बस पहले साल ही माइनस होगा। जो एस्टिमेटेड होगा वो उसी साल माइनस होगा, बाद में नहीं माइनस होगा। और जो कंफर्म है वो तो हर साल माइनस होगा, क्योंकि वो तो जा चुका है। और दूसरे साल क्या हो रहा था, ईयर 7 की कैलकुलेशन, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आपने काफी लेट पूछा बेटा। एजम्पशन नंबर 2 में कह रहे थे ईयर 7 की कैलकुलेशन। देखो बेटा,
ये हमारे पास ईयर 7 का अमाउंट आया। पिछले साल, पिछले 2 सालों का अमाउंट क्या करोगे, माइनस करोगे। पिछले 2 सालों का अमाउंट कितना निकाला था हमने, 4,40,000, माइनस कर दिया तो ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम ईयर 2016 में खड़े हैं। 2016 में कितने एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं भाई, 20 तो कंफर्म है और 15 एस्टिमेटेड है। 20 जो कंफर्म है और 15 जो एस्टिमेटेड है, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 11। अब क्योंकि दूसरा साल है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा। तो सर अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 1,18,70,000। लेकिन हमें करंट ईयर का चाहिए, तो पिछले ईयर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पिछले साल का है 9,53,333। तो करंट ईयर का आ जाएगा 9,16,667। ये एग्जाम्पल 3 थी। एंट्रीज बन जाएंगी। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एक और भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबको क्लियर? साद अंसारी, हमजा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4 के। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो 600 एम्प्लॉयज है। 1 अक्टूबर 2013 में आपने स्टार्ट किया है। हर एम्प्लॉय को 500 शेयर ऑप्शंस देंगे और वो 4 साल तक आपके पास आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। फेयर वैल्यू है आपके ऑप्शन की 148। ठीक है जी। 2014 में 20 एम्प्लॉयज हैं जो छोड़कर चले गए और 50 आर एक्सपेक्टेड कि वो छोड़कर जाएंगे। 2015 में 25 एम्प्लॉयज जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो 25 एम्प्लॉयज कंफर्म है जो छोड़ के चले गए और 40 और एक्सपेक्टेड है छोड़ के जाएंगे। 15 में 16 के अंदर 15 ने छोड़ दिया और 20 और एक्सपेक्टेड है कि वो छोड़कर जाएंगे। और 2017 का आपके पास कोई एक्चुअल फिगर नहीं, तो जिसका एक्चुअल फिगर नहीं है उसका काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ 3 साल का काम करेंगे, 2014, 15 और 16। एग्जाम्पल नंबर 4। 2014, 2015, 2016। हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं सर, 600। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 600। 2014 में कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया, 20 ने सर छोड़ दिया और 50 एक्सपेक्टेड है। तो जितने ने छोड़ दिया और जो एक्सपेक्टेड है वो माइनस कर दो। और कितने ऑप्शंस आप उनको दे रहे हो सर, 500। ऑप्शन की वैल्यू कितनी है सर, 148। मल्टीप्लाई बाय साल कौन सा है सर, पहला। डिवाइड किससे कराओगे सर, जो वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड सर हमारा कितना है, 4 इयर्स का। अब 3 डिवाइड बाय 3 मत कर देना, 4 इयर्स का। देखो कि आपके पास अमाउंट कितना आ रहा है। जल्दी निकाल के बताओ कि कितना अमाउंट आ रहा
अमाउंट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 9 लाख 80, 98 लाख एंड 5,000, ठीक है जी बेटा, गुड हो गया, सही है। 980 5 000, ये पहले साल का आ गया। दूसरे साल में आओगे, 600 एम्प्लॉयज हैं, 20 तो पहले साल के ही कंफर्म थे, वो तो माइनस करोगे ही करोगे। इस साल और कितने छोड़कर जा रहे हैं आपके पास? सर इस साल 15 और 20, नहीं सॉरी, 25 और 40, 25 और 40 मल्टीप्लाई बाय, सर 500 मल्टीप्लाई बाय 148 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/4, जब सेकेंड ईयर है हमारे पास। तो बेटा अब जो अमाउंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 190,55,000। अब इसमें से पिछले साल का माइनस कर दोगे, 980 5 000, तो आपको करंट ईयर का अमाउंट पता लग जाएगा, 9250 एंड 000। अब ऐसे ही आ जाओगे आप 2016 में। 2016 में 600, पहले साल के 20 छोड़ के गए थे, दूसरे साल के कंफर्म 25 लोग छोड़ के गए हैं, और तीसरे साल कितने छोड़ के जा रहे हैं बेटा, वो देख लो। तीसरे साल से हमें 15 और 20 ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो माइनस कर दो 15 और माइनस कर दो 20, और फिर मल्टीप्लाई करो 500 और मल्टीप्लाई कर दो 148 और मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से। तो बेटा अब जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2886 एंड 000, माइनस कर दोगे पिछले साल का जो आया था, पिछले साल का कितना आया था आपके पास, पिछले साल का था ये 190 जो टोटल आया था 2 सालों में, वो माइनस कर 190 55 000। तो अब कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है बेटा, 980 50 000, ठीक है जी। ट्रिपल जीरो या सिंगल जीरो आएगा, एक जीरो आएगा मेरे ख्याल में। बहरहाल जो भी अमाउंट आएगा वो उस साल का एक्सपेंस होगा। एंट्री मैंने आप लोगों को बता दिए कि एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा 4 क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व करवा दिए इसके, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ सकता है, वो हमने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एम्प्लॉयज को हर साल कम करता रहेगा, तो वो भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मेरा नहीं ख्याल इसमें से और कुछ पूछना है। अगर कुछ पूछना है तो मैं एक काम ही कर रहा हूँ, आप लोगों का माइक ओपन कर देता हूँ, आपको जो सवाल आते हैं वो आप पूछ, अपना माइक ओपन करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि जल्दी से वाइंड अप हो। कोई सवाल किसी का हो तो टाइप करने के बजाय माइक के जरिए पूछ ले।
अब बाकी इस फाइल को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो और क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेना, हो जाएगा आप लोगों से। क्लियर है सबको? चलो जी, गुड हो गया। नहीं नहीं, अब मैंने अलाउ कर दिया है उधर। आप अपना अनम्यूट करो माइक, तो आपको पता लग जाएगा। ऑडियो आप अपना अनम्यूट करो तो आपको आ जाएगा। अब मैंने ओपन कर दिया, पहले लेक्चर के दौरान ओपन नहीं किया हुआ। क्लियर है? आओ यार, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम सलाम। सर भाई मुझे ये पूछ रहे थे कि आप पीडीएफ अभी शेयर शेयर कर देंगे ग्रुप पे। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, बिल्कुल अभी कर दूंगा। अच्छा अच्छा, और इसके एमसीक्यूज कराएंगे आप जो एमसीक्यूज जो इसी उसकी तरीके के बिल्कुल। आते हैं, एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा, उसका ट्राई कर लेना आप लोग खुद से। चले चले सही है। ठीक है। तो अगर वो उस फाइल के अंदर कोई एमसीक्यूज ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिए। पीडीएफ चले बाद में ओके। भी आप लोगों को शेयर कर, ठीक है। और किसी को कोई सवाल? तो अब इंशाल्लाह ताला कल हम एक और क्लास रखेंगे, नया आईएएस जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में या तो हम लोग डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन, या फिर जैसे ही आज हमने एक ही क्लास ली और उसमें शेयर बेस्ड पेमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, एक दो आईएएस है, आईएएस 10 और 37, वो छोटे छोटे आईएएस है, वो भी हमारे एक क्लास के अंदर कवर हो सकते हैं। तो या तो मैं वो स्टार्ट करूंगा या कंसोलिडेशन, दोनों में से कोई एक जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना।